स्वागत है साथियों आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आपके सामने रख दी है महात्मा गांधी की जयंती, और वाकई में हम लोग जन्मदिन मनाने वाले हैं। जब कहीं पुण्यतिथि लिखा होगा तो उसे हम मृत्यु के रूप में मनाते हैं, लेकिन अब हम यहाँ जयंती लिखे हुए हैं और आप ये बात मान के चलें कि महात्मा गांधी की जयंती का मतलब हम महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाने के लिए आपके साथ मुखातिब हुए हैं। और आशा करते हैं कि आप भी आज हमारे साथ महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाएंगे। और ये ज़रूरी क्यों है, ये मनाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि तमाम ऐसी बातें हैं, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वो गांधी जो ये कहा करते थे, अगर कोई व्यक्ति आपको एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो आप दूसरा गाल भी सामने कर देना। वो गांधी जो हमेशा अहिंसा और सत्य के रास्ते पर ही चले, वैष्णव धर्म को मानने वाले, जन्म इनका वैष्णव धर्म में, लेकिन अनुयायी किसके रहे? जैन धर्म के। सत्य की बात की, अहिंसा की बात की। तो हम महात्मा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर ऐसे तमाम बातों को आपके सामने रखेंगे जो आपके हर समय परीक्षा की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ हम ये सेलिब्रेट करेंगे महात्मा गांधी जी के बर्थडे को। ये जन्मदिन क्यों मना रहे हैं उसकी बात अभी आपके सामने आ ही जाएगी। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। एक कहानी सादृश्य लीजिए कि मैं किसी एक व्यक्ति की कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। बस 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। कहाँ पर? पोरबंदर। और पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। यानी महात्मा गांधी जी गुजराती थे, तो मातृभाषा गुजराती रही होगी, कोई डाउट नहीं है। पूछा भी जाता है एग्जाम में कि महात्मा गांधी जी की मातृभाषा क्या थी, तो गुजराती। ये जन्मदिन मनाने का केवल एक ही उद्देश्य आपके सामने नहीं है, और सच में हम अपने राष्ट्रपिता के नमन में, प्रेम में ये क्लास आपके सामने लाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमें उन तमाम प्रकार के जो यातनाएं हमारे पूर्वजों ने झेला है 250 वर्षों तक, उससे छुटकारा दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही होगी? तो महात्मा गांधी जी की। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ। पोरबंदर गुजरात में है, यहाँ इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम था करमचंद। पिता करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। माता पुतलीबाई। ये वही गांधी हैं जिनको आपने हमेशा आधे अधूरे कपड़े में देखा होगा। हमेशा धोती ही पहना इन्होंने। लेकिन अद्भुत बात है कि आप जिन्हें इतना हल्का फुल्का समझ रहे हैं, सच में वो बहुत बड़े बड़े काम करके चले गए इस दुनिया से। और अब जरा ध्यान दें, पिता का नाम बता दिया, माता का नाम बता दिया, इनकी पत्नी का भी उल्लेख कर देता हूँ। इनकी शादी हो गई थी 1883 में, और पत्नी हैं कस्तूरबा गांधी। पत्नी कस्तूरबा गांधी, जिन्हें आपकी किताबों में बा, प्रेम से बा कहा गया। लोग इन्हें, आश्रम वाले लोग इन्हें बा बा कह करके बुलाते थे। कस्तूरबा गांधी से इनकी शादी हो गई। कस्तूरबा गांधी एक संपन्न परिवार की महिला थी, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी। पति और पत्नी में अगाध प्रेम था, यानी महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी में अगाध प्रेम था। और महात्मा गांधी जी पढ़ना लिखना भी चाहते थे और पढ़े लिखे भी थे, और इन्होंने कस्तूरबा गांधी को पढ़ना लिखना सिखाया है इनके जीवन काल में। महात्मा गांधी जी की जो शुरुआती शिक्षा थी वो वाकई में पोरबंदर गुजरात में ही हुई। और इसके बाद कहानी थोड़ी सी टर्न लेगी अब, यानी हम इनका एक पृष्ठभूमि जान चुके कि यहाँ ये जन्म कहाँ लिए और इनके माता पिता का नाम क्या था और शादी किससे हुई, तो ये बात आपके सामने है अब इसके बाद इनकी शिक्षा की जो बात आती है, तो सच में ये 1888 में इंग्लैंड चले जाते हैं। वही अब देखना, यही मैं कह रहा था कि हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हमारी कल्पना ही वहाँ तक नहीं जाएगी। हम लोग तो यहीं यूट्यूब चैनल के माध्यम से या यहीं अपने भारत में तमाम कोचिंग संस्थानों में अध्ययन कर लेते हैं। ज़रा इनको देखिएगा, वो ज़माना था, वो दौर था। आज तो तमाम सुविधाएं, फिर भी हमारी हिम्मत नहीं है, हमारे हालात नहीं हैं कि हम लंदन जाके पढ़ाई कर सकें। लेकिन ये देखिए व्यक्ति कहाँ जाते हैं? 1888 ईस्वी में
1888 ईस्वी में लंदन जाते हैं। लंदन जाते हैं और किसकी पढ़ाई करते हैं? बैरिस्टर की। बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं। बैरिस्टर का मतलब वकालत, यानी वकील बनने के लिए ये वहाँ चले गए। सच में ये डॉक्टर बनने की इनकी इच्छा थी, बचपन में ये लोग बताते हैं, लेकिन इनके पिताजी वाकई में वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तो उन्होंने कहा नहीं, आपको चीड़ फाड़ नहीं करना है। तो गांधी जी ने अपना इरादा बदला और वो इस दृष्टिकोण यानी इस दिशा में आगे बढ़ गए और सही किया, क्योंकि हमारे भारत के लिए कि बहुत ही अच्छा काम हुआ। कहीं गांधी जी डॉक्टर होते तो शायद ये मुहिम ही ना छेड़ पाते और हमें आज़ादी दिलाने में इनकी कोई भूमिका ही नहीं रही होती। अब जरा ध्यान दें, तो बैरिस्टर बनने के लिए वहाँ चले गए और 1891 में बैरिस्टर बन के वापस चले आते हैं। क्या बनकर? बैरिस्टर बनकर भारत वापस आते हैं, यानी ये भारत आ गए, अब वकील बन गए हैं, अब वकालत करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है ना। तो गांधी जी भारत चले आए, बैरिस्टर बने 1891 में, बनकर वापस लौट आए और अब ये भारत में वकालत करेंगे। क्लियर है, काम चला, वकालत कर ही रहे थे गांधी जी, अचानक एक अलग आदमी की एंट्री इस कहानी में हो जाएगी। कहानी एक मोड़ लेगी अब, और ये जो मोड़ लेगी ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली है। मोड़ क्या है? एक अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति आते हैं। अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति आते हैं जो कि दक्षिणी अफ्रीका में रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे? दक्षिणी अफ्रीका। जरा ध्यान देना, कहानी टर्न हो रही है, इसलिए बहुत ही बेसिकली समझने का प्रयास करें जिससे ये कभी भूले ना फिर आपको। मतलब ये तो एक परिचय था कि कहाँ पढ़ाई किया उन्होंने। और अब क्या है, एक अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति आता है जब वो बैरिस्टर बन चुके होते हैं, भारत में रह रहे होते हैं। अब्दुल्ला आते हैं और वो दक्षिणी अफ्रीका में रह रहे थे, भारत के मूल निवासी थे, नाम से ही पता है मुस्लिम समुदाय के थे। उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप दक्षिणी अफ्रीका चलिए और हमारे लिए केस लड़िए, मुकदमा, क्योंकि आप वकील हैं तो आपके पास तो केस आएगा ही आएगा। और सोचिए, विदेश से केस आ रहे हैं, है ना, अद्भुत है। वकील बहुत बड़े थे ये, विदेश से भी केस आ गए और ये अब्दुल्ला की आग्रह को स्वीकार कर ले गए। यानी महात्मा गांधी जी अब्दुल्ला के आग्रह को क्या किया? स्वीकार किया और कहाँ चले गए? दक्षिणी अफ्रीका। ये समय कौन सा था? 1893 में। यानी 1893 में गांधी जी कहाँ जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं। क्यों जाते हैं? एक मुकदमे के लिए जाते हैं, और वो मुकदमा किसका था? अब्दुल्ला का। ये वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर जब जा कर के गांधी जी देखते हैं कि वहाँ पर काले गोरों का बहुत भेद है। एक कहावत है, एक बार बताया भी गया है, किस्सा है, कुछ कहानी इस तरीके का कि महात्मा गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था, चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था स्टेशन पर। और वो इस वजह से क्योंकि आप काले हैं, और कालों और गोरों का इतना भेद था कि गोरे व्यक्ति के पास ये काला व्यक्ति नहीं बैठ सकता था, है ना। ये कहानी थी। बहरहाल गांधी जी ने इतना सब कुछ झेलने के बाद भी दक्षिणी अफ्रीका में 23 वर्ष गुजारा है। अद्भुत है ये संयोग। यानी आपके भारत से कहीं ज़्यादा कहाँ इनकी जो कुछ भी वो वक्त था शरीर का, जब ये जवानी वाली पीरियड थी, जब ये संपन्न थे, ताकतवर थे, तो कहाँ थे फिर? ये अफ्रीका थे। 1893 में दक्षिणी अफ्रीका चले गए और यहाँ वो रह करके सारा काम काज करने लगे, वहीं देखने लगे। उन्होंने वकालत भी की, वो सारा काम किया और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ये देखिए, रुकने वाले नहीं है ये। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, ये एक संगठन बनाया। कहाँ पर? वहाँ दक्षिणी अफ्रीका में। वो भेद देख करके इनको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए और ये करने शुरू कर दिए। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दिया इन्होंने और इंडियन ओपिनियन पत्र जारी किया। इंडियन ओपिनियन पत्र। और इस पत्र के माध्यम से जो भारतीय थे और जो भारतीय या मूल निवासी है, जब ये पत्र वो पढ़ेंगे तो उनके अंदर जागरूकता पैदा हो, ऐसा इनका मिशन था। और वो इस मिशन में कामयाब भी होंगे। देखिएगा, इंडियन ओपिनियन पत्रिका बनाई या उसको जारी किया और 2 फार्म खोल दिया इन्होंने, एक फिनिक्स फार्म और एक फार्म खोला इन्होंने टालस्टॉय। समझिएगा जरा पुनः इस बात को। गांधी जी अफ्रीका पहुंच जाते हैं, उस मुकदमे की सुनवाई करते हैं। उन्हें आसपास के माहौल में ये देखने को मिलता है कि काले गोरे का बहुत ज़्यादा भेद है और इस भेद को मिटाने के लिए वो प्रयासरत हो जाते हैं और उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल एक जगह है वहाँ पर जहाँ गांधी जी ठहरे थे, इसीलिए उसी जगह के नाम से इसे नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना या कमेटी बना ली गई। अब हुआ क्या, वहाँ उन्होंने एक इंडियन ओपिनियन पत्रिका बनाई
जिसके माध्यम से अपने लोगों को जागरूक करने का फैसला किया कि आपके माध्यम से ये पत्रिका पहुंचेगी और आप जानेंगे। फिनिक्स फार्म खोला, इसका मतलब मान के चलना वहाँ फार्म, ये जो हम कह रहे हैं सच में ये फार्म ना होकर के एक प्रकार के आश्रम हैं, आश्रम हैं। इस बात को अब समझ लें आप कि ऐसा नहीं कि गांधी जी ने आपके देश में ही आश्रम बनाया, वहाँ भी आश्रम बना दिया। कहाँ? अफ्रीका में। ये फिनिक्स फार्म कहाँ था? डरबन में, और ये स्वर्ण नगरी यानी जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग, ये दोनों स्थान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ अलग अलग जगहों पर गांधी जी ने आश्रम बनवाए, फिनिक्स और टालस्टॉय के नाम से जाने गए। क्लियर है बात? तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने आई गई अब कि गांधी जी अफ्रीका जाकर के क्या किए। कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ये तमाम भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और हम इसीलिए आज गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि अद्भुत है एक भारतीय मूल का निवासी, भारत का निवासी, सीधा साधा सज्जन आदमी जा करके विदेशों में इस तरीके का काम करे तो अद्भुत है। और हमें ऐसे व्यक्ति को तहे दिल से नमन करना चाहिए। और हम आज आपके चैनल के माध्यम से हम गांधी जी को बार बार नमन करते हैं और आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आज हमारे साथ इस जन्मदिन को पूरे धूमधाम से मनाने का ही प्रयास करें। अब जरा ध्यान दें तो ये बातें क्लियर हो गई और अब हम बात करेंगे कुछ आगे का, यानी कहानी यहाँ से थोड़ा सा फिर टर्न होगी और टर्न होने के बाद अब आपके भारत आएगी। और सीधा बहुत समय ना लें और सीधा आपको अपने भारत ले आए। अब गांधी जी यहाँ काफ़ी वक्त तक रहे दक्षिणी अफ्रीका में और अचानक 9 जनवरी 1915 को, बहरहाल 9 जनवरी 1915 को, यानी सीरियल चेंज हो गया, बहुत दूर हम लेकर आपको चले आए हैं अब। और आप समझ सकते हैं 1893 में गया हुआ आदमी 1915 को आए। आप सोचना क्या कोई आपके घर का व्यक्ति इतने समय तक परदेश में रहता है? कल्पना करके सोचो कि क्या कोई व्यक्ति हमारे घर का, हमारे जान पहचान का, क्या इतने वर्षों तक परदेश में रहा है? नहीं, ये रहे हैं और इसका कारण मैं बताने वाला हूँ। देखना जरा क्या इसका उत्तर मिलेगा आपको। 9 जनवरी 1915 को ये भारत आते हैं, भारत आ जाते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं आते, ये भी जान लो। भारत आते हैं, अपने मन से नहीं आते। गोपाल कृष्ण गोखले की एंट्री हो गई। गोपाल कृष्ण गोखले साहब, गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर, निवेदन पर गांधी जी कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से बात करते हैं। उस समय वो चिट्ठी वगैरह का ही माहौल था और पत्र लिखते हैं और उसमें बताते हैं कि भारत की स्थिति बहुत ही ख़राब है और आप अगर कुछ कर सकते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप भारत आकर के काम करें। तो गांधी जी को लगा अपना देश प्रेम जगा, इतने वर्षों तक वो बाहर रहे, लेकिन अचानक उनके अंदर वो मोह ममता जागी होगी कि नहीं हमें अपने इंडिया जाना चाहिए। और वो इनके निवेदन पर कहाँ चले आते हैं? भारत चले आते हैं। और ज़रा ध्यान देना, इन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले को आपके एग्जाम का महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार बना के नोट करें, राजनीतिक गुरु माना था। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी ने किसे राजनीतिक गुरु माना है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को राजनीतिक गुरु माना है। इनके आग्रह पर गांधी जी चले आते हैं भारत। स्वागत है, अभिनंदन है। और उस समय हर भारतवासी ने इनका स्वागत अभिनंदन किया। लाखों लोग जा कर के इनको रिसीव करने पहुंच गए थे गांधी जी को। जब ये मुंबई स्टेशन पर आते हैं, वहाँ लोग जा कर के भीड़ लगा देते हैं और इन्हें लेने के लिए पहुँच जाते हैं। यानी स्वागत है, अभिनंदन है गांधी जी का। और आज 2 अक्टूबर को पुनः उनके प्रेम में स्वागत अभिनंदन है। अब जरा ध्यान दें तो गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह निवेदन पर आ गए, 9 जनवरी को आ गए, बहुत लंबा समय बिता गए। इतना लंबा समय तो कोई बिताएगा ही नहीं परदेश में, और इतना दिन बाद अगर ये वापस आ रहे हैं, इसीलिए तो 9 जनवरी को एक और स्टार बनाइए, प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी। क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी बहुत लंबे अंतराल के बाद अपने देश वापस आए थे। यानी अगर आप प्रवासी हो गए, प्रवासी का मतलब परदेसी हो गए, परदेसी का मतलब किसी दूसरे देश में चले गए, है ना। तो वो तमाम प्रकार की चीज़ें जो आपने सुना है, हकीकत में जाना और आना एक बहुत बड़ी विडंबना नहीं है, लेकिन कम समय के लिए जाना तो आपकी आस बनी रहेगी, और इतने लंबे समय तक जाना इसका मतलब देशवासी आपको भूल जाएगा।
गांधी जी कुछ इस कदर चले गए थे कि आना ही नहीं चाह रहे थे, और फिर अच्छा आए तो इतिहास बदल दिया, और जब आए तो इतिहास रच दिया। और अब मैं मान के चलूँ कि आप ये बात बहुत भली भांति समझ पा रहे हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मान के चलूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब गांधी जी आपके भारत में हैं। और जब गांधी जी भारत में आ गए तो ये जाकर के रुकते हैं कहाँ पर? जीवनलाल बैरिस्टर के घर। जीवनलाल बैरिस्टर, एक ही ये भी वकील ही हैं, इनके घर जाकर रुकते हैं। और कहाँ पर? गुजरात में। जीवनलाल बैरिस्टर जो कि गुजरात के ही हैं, इनके घर जाकर के रुकते हैं और इनके मकान में रहते हैं किराए पर। गांधी जी किराए पर किसके घर रह रहे थे? तो जीवनलाल बैरिस्टर के घर गांधी जी किराए पर रह रहे थे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, किस पर रहे? किराए पर। तो कहानी कुछ समझ में आ रही ना आपको? जन्म हुआ पोरबंदर में, पढ़ाई हुई लंदन में, बैरिस्टर बन के भारत आए, अब्दुल्ला के आग्रह पर चले गए कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका। वहाँ अपने देश के निवासियों की हालात को देख करके, उनके परेशानियों को समझ करके, है ना, वहाँ संगठन बना लिया, लड़ाई करने लगे, लड़ने लगे। कई वर्षों तक वो भारत आए ही नहीं, वहीं काम करने लगे। अचानक गोपाल कृष्ण गोखले जी के आग्रह निवेदन को स्वीकार करते हैं और 9 जनवरी 2015 को वापस चले आते हैं। वापस आने के बाद ये कहानी कुछ इस तरीके की आगे बढ़ रही है। जीवनलाल बैरिस्टर गुजरात में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके घर किराए पर रहते हैं और यहाँ पर वो एक आश्रम बनाते हैं, उसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। तो ध्यान दीजिए, कभी भी एग्जामिनर किसी भी हद तक क्वेश्चन आपसे करने के लिए तैयार है, और हम भी तैयार हो जाएं। सत्याग्रह आश्रम बनाते हैं कहाँ पर? यहाँ। और आपको पता है 9 जनवरी 2015 को आए हैं, तो अब 9 जनवरी के बाद ही ये आश्रम बनेगा। सत्याग्रह आश्रम बनाते हैं किसके घर? इन्हीं के घर ही बना देते हैं आश्रम। एक बड़ा सा बरामदा था, उसको इन्होंने आश्रम का ही रूप दे दिया, और वहाँ लोग आने जाने लगे। एक संगठन यहाँ बनना शुरू हो गया और उसमें ये काम होने लगा। कांग्रेस की स्थापना हो ही चुकी थी, वो तो आप इतिहास में जान ही रहे हैं। इस समय हम 1900 के बाद की बात कर रहे हैं। तो सत्याग्रह आश्रम बन गया, इसमें लोग आने जाने लगे। लेकिन 25 मई 1915 के आसपास जब ये आए थे, तो उसी समय प्लेग फैल गया था वहाँ पर। प्लेग यानी जिसे हम काली मौत कहते हैं। प्लेग क्या है? काली मौत है। ये चूहों के काटने से नहीं फैलता है, ये भूल जाइएगा। ये चूहों पर एक विशेष प्रकार का पिस्सू होता है, वो पिस्सू जब आपको काट लेगा, वो रक्त में आपके प्रवेश कर जाएगा, तो वो आपको ये रोग हो जाएगा, प्लेग। और इसमें चूहा झूठा ही बदनाम है, ये बात मान के चलें। चूहा केवल चूहे के ऊपर वो रहता है, और चूहा बेचारा टहल रहा है, वो उसने आपको काट लिया और आपको लगा कि चूहे ने काटा है। सच में चूहे से नहीं है, बहरहाल उस पर रहने वाले उस पास्चुरेला पेस्टिस से है। अब यहाँ देखिएगा तो प्लेग जो है, बीमारी फैल गई, प्लेग पूरे आसपास एरिया में। अब समस्या ज़्यादा थी, तो गांधी जी ने अपना आश्रम ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करके कहाँ ले गए? साबरमती। साबरमती क्या है? नदी। साबरमती नदी के किनारे गांधी जी ने आश्रम को ट्रांसफ़र किया। सत्याग्रह आश्रम चला गया साबरमती नदी के किनारे, और जब यहाँ चला गया तो बड़ा ही सुंदर नामकरण उसका हो गया, और अब उसे कहा जाने लगा साबरमती आश्रम। क्लियर है बात ना? तो कभी भी ये चीज़ अब आप जान सकते हैं कि इसका नामकरण साबरमती आश्रम क्यों पड़ा। मई में प्लेग फैला, मई माह 1915 में प्लेग फैल जाता है, और जिसकी वजह से सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी के किनारे गांधी जी को मजबूरन ले जाना पड़ता है। और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो एक अच्छा सा माहौल वाकई में वहाँ मिलता है। फिर गांधी जी को ये दिमाग में धारणा आती, क्यों ना हम इस आश्रम का नाम ही साबरमती आश्रम रख दें, और यहाँ असहाय लोगों की सेवा की जाती थी। इस बात से कोई गुरेज नहीं, बहुत ही अच्छे वर्क गांधी जी ने किया है, और इसलिए तो हम लोग इन्हें राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकारते हैं, प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं। आज भी ये हर भारतीयों के दिल में बसे हुए हैं, और संभवतः ये आगे आने वाली तमाम पीढ़ियाँ इन्हें कभी भूल नहीं पाएंगी। आगे ध्यान दें तो प्लेग फैल गया, ये काम हो ही गया, साबरमती आश्रम बन चुका है, वो तमाम क्रियाकलाप गांधी जी ने कर दिया। अब यहाँ वो सेवा सत्कार होने लगेगा लोगों का। गांधी जी अब यहाँ रहने लगे, सारा काम चलने लगा। अब देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण गांधी जी के और भी किस्से। तो गांधी जी अब यहाँ रह रहे हैं, और भारत अंग्रेज़ों के
प्रताड़ना से प्रताड़ित है, दुखी है। और गांधी जी अब उस विषय में सोचना शुरू कर चुके हैं। गांधी जी बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। चालाक इसलिए कि 1915 आप जानते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया था। और ये जो पहला विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेज़ों ने गांधी जी से कहा कि आप हमारी मदद करें, विश्व युद्ध में हमारी मदद करें और हम आपको हेल्प देंगे, राहत देंगे और तमाम ऐसी छूटें दे देंगे जिससे आपके भारतवासी प्रताड़ित हैं, दुखी हैं। तो गांधी जी को लगा कि चलो ठीक है, मैं क्यों ना इनसे थोड़ा बहुत समझौता ही कर लेता हूँ। गांधी जी ने अपने भारतीय लोगों को युद्ध में झोंक दिया। किसी को बुरा लगेगा ये कृत, किसी को अच्छा लगेगा। बहरहाल गांधी जी ने जो भी वर्क किया है मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा किया। उन्होंने वो सोचा होगा कि अंग्रेज इस बात को मान जाएंगे। अब धोखा रग रग में था तो क्या जाने गांधी जी, वो सौंप दिया उन्होंने। और भारतीय जाकर के इंग्लैंड की तरफ से विश्व युद्ध में शामिल हुए। ज़्यादा नहीं, कुछ भारतीय जाकर के इंग्लैंड की तरफ से युद्ध में शामिल हुए। अच्छा हो गया, युद्ध हुआ इंग्लैंड की तरफ से। और इंग्लैंड जब इतना, यानी अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि एक भारतीय होकर के इन लोगों ने हमारी मदद की, और उसको करवाने वाला व्यक्ति कौन था? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी को ठीक इसी समय एक उपाधि दी इन्होंने, केसर ए हिंद। पूछा भी गया एग्जाम में, केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को किसने दी थी? तो अंग्रेज़ों ने दी थी केसर ए हिंद की उपाधि। और क्यों दी थी? क्योंकि इन्होंने विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद कर दी थी। वो मदद का प्रतिफल अंग्रेज़ों ने बहुत कुछ किया नहीं, केवल इन्हें केसर ये हिंद कह करके संतोष दिला दिया और कुछ आगे नहीं किया। गांधी जी भी इस चालाकी को समझ गए और अब चुप बैठने का नाम नहीं लेंगे। साबरमती आश्रम में ये बैठ करके लोगों के साथ संगठन बना ही रहे थे, ये काम, ये प्रयास कर रहे थे। अचानक एक और व्यक्ति की कहानी में मैं एंट्री करा दूं, राम कुमार शुक्ल जी। राम कुमार शुक्ल जो कि बिहार के हैं, राम कुमार शुक्ल जो कि बिहार के निवासी थे। और इन्होंने किया क्या, ये लखनऊ जाकर के महात्मा गांधी जी से मिलते हैं। महात्मा गांधी जी से मिलना भी कठिन था, इतना आसान बात नहीं थी। अब मान के चलना उस समय सबसे पॉपुलर आदमी महात्मा गांधी थे। और जा कर के राम कुमार शुक्ल जी किसी तरीके से लखनऊ में महात्मा गांधी जी से मिलते हैं और कहते हैं कि आप बिहार चलें, वहाँ हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है, अंग्रेज़ हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, हमसे ज़बरदस्ती खेती करवा रहे हैं, जो हम नहीं करना चाहते। हमारी खेत भूमियाँ जो हैं वो बंजर हो जा रही हैं और ऐसी खेती से हमें काफ़ी नुकसान हो जा रहा है। आगामी कुछ समय बाद हम वहाँ कोई भी फसल उत्पादन नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, गांधी जी ने सर हिला ही दिया कि हाँ ठीक है, लेकिन गांधी जी गए नहीं। सोचिए, मतलब आग्रह था, निवेदन था, लेकिन गांधी जी गए नहीं। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ छुपी होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बुराई नहीं थी। गांधी जी बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, इसलिए वो नहीं जा पाए, गांधी जी नहीं गए। लेकिन राम कुमार शुक्ल, ये और ही भी मैं इनकी मानता को आज इन्हीं के साथ नमन करता हूँ कि ये बेचारे डटे रहे, ये भी थमे नहीं, ये दोबारा प्रयास करते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं? साबरमती आश्रम की। अब नहीं मानोगे तो तब मानोगे, जहाँ आपका आश्रय है मैं वहीं आ जाऊँगा, जहाँ आपका निवास स्थान वहीं पहुँच गए, साबरमती आश्रम पहुँच गए राम कुमार शुक्ल। और पुनः गांधी जी को बताते हैं कि प्लीज़ आप चलें, स्थिति बहुत ही भयानक हो चुकी है। गांधी जी अब की बार इनके निवेदन को मान जाते हैं। गांधी जी को आता जानकर अंग्रेज तमाम प्रकार की बैरिकेडिंग कर देते हैं कि गांधी जी वहाँ ना जा पाएँ, लेकिन गांधी जी फिर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। और गांधी जी पहुँचने के बाद वहाँ पर आंदोलन छेड़ते, इसके पहले उन्होंने सारी प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया। देखना जरा, बात क्या थी? 3 कठिया, इसे 3 कठिया आंदोलन भी कह सकते हैं। 3 कठिया ये व्यवस्था थी। 3 कठिया इसका मतलब समझ जाइए। 3 कठिया व्यवस्था का मतलब क्या था? 3/20, यानी 20 कठिया में से 3 हिस्सा। ठीक है, 20 कठिया में से 3 हिस्सा, ये व्यवस्था थी। इसमें कारण क्या था, इसमें काम क्या था कि आपकी जो भी भूमि है उसका 15% हिस्सा अंग्रेज़ों के हिसाब से ही इसमें आप बुआई कर सकते थे। ये अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती व्यवस्था बना दी थी। उन्होंने कहा कि जिसके पास जितनी खेती है उसको कठिया में बताया गया। तो आपको मैं 15% बता दे रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं।
15% हिस्से पे आपको नील की खेती ही करनी है। किसकी खेती? नील की। नील की खेती करनी है। और जहाँ नील की खेती की जाती थी ना, जहाँ नील की खेती की जाती थी वो हिस्सा कैसा हो जाता था? बंजर हो जाता था। इसीलिए समस्या ये थी कि हर बार अलग अलग जगह आपको नील की खेती करनी है, तो आगामी कितने वर्षों में, 3 से 4 वर्षों में आपका पूरा 100% हिस्सा क्या बन जाएगा? बंजर बन जाएगा। इस बात का विरोध कर रहे थे भारतीय, और अंग्रेज ये ज़बरदस्ती काम करवा रहे थे कि जितना भी हिस्सा है आपके पास, उसका 15% हिस्सा आपको नील की खेती में ही करना है। और ये स्थान था कहाँ? चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार में। चंपारण बिहार, इसीलिए इसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और कभी भी आपका एग्जामिनर आपसे कहे कि चंपारण आंदोलन कब हुआ, तो बताना 1917 में हुआ। इसकी एक जिम्मेदार कहानी आपके सामने हमने प्रस्तुत की कि राम कुमार शुक्ल जी 2 बार आग्रह करते हैं, फिर गांधी जी पहुंचते हैं और गांधी जी इस आंदोलन को छेड़ देते हैं और वो अंग्रेज़ों से ये मुकाबला करते हैं। मुकाबला का मतलब उनका ये नहीं था कि शस्त्र उठाए हैं, वो अहिंसा के मार्ग पर चल करके एक धरना प्रदर्शन, जिसे आज के समय में कह सकते हैं, मतलब शांत प्रिय रूप से आप इस बात को मनवाने का प्रयास करें। वो काम ये कर रहे थे और ये सफल भी हो जाते हैं। वाकई में अंग्रेज इस बात को मान लेते हैं और फिर ये 15% की हिस्सेदारी छोड़ देते हैं। बहुत बड़ा विजय था गांधी जी का ये, और आपके सामने है ये कि एक प्रकार का ये बहुत बड़ा पहला ही आंदोलन मान के चले गांधी जी का आपके भारत में, और हकीकत में इस पर इनको विजय मिल गई। और जब जीत मिली तो रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसी खुशी में, यानी ये कार्य देख करके महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी। क्या कहा? महात्मा की उपाधि किसने दी? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा। महात्मा गांधी को पहले कोई महात्मा नहीं कह रहा था, महात्मा गांधी को महात्मा कहा। बापू वगैरह कह रहे थे, सरोजनी नायडू जी ने इन्हें बापू कहा था, वो बात अलग है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये, महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी। क्यों दी? क्योंकि चंपारण में एक बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं गांधी जी और सफल होते हैं। वो नील की खेती को लेकर के था। 3 कठिया व्यवस्था जिससे भारतीय दुखी थे, उससे निजात दिलाने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सबसे अब शुरू हो गए हैं आपके समकक्ष अच्छे कार्य, तो नमन करते रहें और गांधी जी का जन्मदिन मनाते रहें। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो चंपारण आंदोलन हो चुका और अब गांधी जी शांत थोड़ो बैठने वाले हैं। गांधी जी के वर्क की तो बात कर रहे हैं, गांधी जी का ही तो जन्मदिन मना रहे हैं। अब जरा ध्यान दें, गांधी जी ने फिर इसके बाद मील मजदूर आंदोलन किया। मील मजदूर आंदोलन 1918 में, आंदोलन 1918 में किया। इसमें क्या था? यह आंदोलन भी गुजरात में हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण था मील मजदूर आंदोलन का कि यहाँ के जो कर्मचारी थे, यहाँ वो बीमारी यहाँ भी फैली ही थी, प्लेग, तो वो बैठ चुके थे, तो उनको बोनस देने की बात थी। यहाँ के जो भी मालिक रहे होंगे, और वाकई में सारा भाई करके नाम है, सारा भाई ही लिख देता हूँ मैं, सारा भाई करके नाम उनका है। ये इस मिल के मालिक थे। इन्होंने वादा किया था कि मैं आपको बोनस दूंगा और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा, और बाद में अपने वादे से मुकर जाते हैं, बोनस देने से इनकार कर देते हैं, मजदूर हड़ताल पे बैठ जाते हैं। तो सारा भाई के दिमाग में आता है कि अब हम क्या करें, और उन्होंने वो काम किया कि सारा भाई अम्बालाल, इनका पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, याद ही गया है। तो सारा भाई अम्बालाल ने गांधी जी को बुलाने या निवेदन किया, गांधी जी से आग्रह किया कि आप आएँ, और गांधी जी इनके आग्रह को मान लेते हैं और पहुँच जाते हैं। कहाँ पर? यहाँ जहाँ मील मजदूर आंदोलन हो रहा था। और बहुत ही निवेदन वगैरह करने के बाद, समझाने के बाद इस आंदोलन को भी सफलतापूर्वक गांधी जी निपटा ले जाते हैं, क्योंकि भारतीय इनकी बात मानते थे। और जब यह आंदोलन सफल हुआ, पूछा भी जा सकता है कितने दर पर यह आंदोलन सफल हुआ था, तो 35% हिस्से पर। आंदोलनकारी 70% मांग रहे थे और ये सारा भाई जी 20% ही देने को तैयार थे। गांधी जी ने समझौता कराया, न 70 न 20, रह गया कितना? 35। तो चलिए ठीक है, आंदोलन भी सफल हुआ और यह भी आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद खेड़ा आंदोलन है। खेड़ा आंदोलन गांधी द्वारा किया जाता है
और ये आंदोलन 1918 में ये मजदूरों को लेकर था, खेती को लेकर के था, खेती पर जो अवैध कर वसूले जा रहे थे अंग्रेज़ों द्वारा उसको लेकर था कि फसल मतलब उस समय विपत्ति थी, बाढ़ आ गया था तो खेती में पैदावार सही ढंग से नहीं हो पाई थी और अंग्रेज़ फिर भी उस पर लगान लेना चाहते थे। जब फसल ही पैदा नहीं हुई है तो आप ज़रा सोचना लगान कैसे दे पाओगे, आप नहीं दे पाओगे। और अंग्रेज़ उस बात को लेना ही चाह रहे थे तो गांधी जी वहाँ भी पहुँच जाते हैं और इस आंदोलन को भी सफल बनाते हैं और अंग्रेज़ों को मजबूर कर देते हैं और ये अंग्रेज़ मान भी जाते हैं। इसके बाद वो कर को माफ़ कर देते हैं। क्लियर है ना। तो खेड़ा आंदोलन, मील मजदूर आंदोलन के बाद महत्वपूर्ण घटना से अब आपको मैं रूबरू कराऊंगा। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, दोनों ही आंदोलन 1918 में हुए हैं, हूबहू ऐसे ही एग्जामिनर पूछ भी लेता है। ठीक है, ये आंदोलन हुआ है खेती को लेकर के, ये आंदोलन हुआ है आपके सामने मैंने लिखा हुआ था कि ये एक कंपनी की बात थी, मजदूरों को लेकर आंदोलन था। और अब ज़रा ध्यान दें, ज़रूरत यह है कि अब आगे क्या हुआ। 17 मार्च की बात है। अब 17 मार्च 1919 को अंग्रेज़ों द्वारा रॉलेट एक्ट लाया जाता है, एक कानून बना दिया जाता है, एक नई धारा जोड़ दी जाती है, एक नया कानून बनाया जाता है और कहा जाता है इस कानून में कि बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी का अपराध सिद्ध किए बिना उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, उस व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है। आप भले ही अपराधी ना हो और वो प्रशासन चाहेगा तो आपको गिरफ्तार कर लेगा। तो मैं कहता हूँ मेरे भारतीय इतने मूर्ख उस समय नहीं रहे होंगे और भारतीय मूर्ख थे ही नहीं। वो भले ही किसी तरीके से असहाय थे, कमज़ोर थे और वो अपने ही आपसी वो जो मतभेद था उसी का अंग्रेज़ फ़ायदा उठा रहे थे। और भारतीय इस बात को समझने में देर ना लगाई और वो समझ भी गए और इसका विरोध करने लगे कि ये एक प्रकार का कैसा कानून है, काला कानून। तो पूछा गया, एग्जामिनर ने पूछा कि काला कानून किसे कहते हैं, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है क्योंकि ऐसा कानून था भाई, आप पता नहीं किसको कब पकड़ लें। जब ये ऐसा ही कानून है तो आप किसी को कभी भी पकड़ सकते हो, जुर्म किया है नहीं किया है पता नहीं। तो इसका विरोध करने लगे लोग, रॉलेट एक्ट यानी काला कानून का विरोध चल ही रहा है, ज़्यादा विरोध हो रहा है। और इस पर एक मंत्रणा की गांधी जी ने और कहा कि हम लोग 6 अप्रैल से, जैसे होता नहीं कि हम सूचना दे रहे हैं प्रशासन को और फला तारीख को हमारा धरना होगा लखनऊ में, है ना, तो हम पहले से ही इंगित कराते हैं प्रशासन को। ऐसे नहीं कि हम जाकर के वहाँ बैठ जाएंगे, तब तो फिर बहुत मार खाएंगे। हमें पहले ही बताना पड़ता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, हमें फला जगह धरना देना है। तो 6 अप्रैल को गांधी जी ने इंगित कर दिया और प्रशासन को बता दिया कि 6 अप्रैल से हमारा इसके खिलाफ मुहिम होगा, इसके खिलाफ हम धरना देंगे शांति प्रिय ढंग से, अहिंसा नहीं। गांधी जी अहिंसा के पुजारी हैं, वो कभी हिंसा की बात नहीं करते हैं। तो ये फिर से 6 अप्रैल की वही बात यहाँ से चालू होता है, लेकिन ये जगह जगह ये धरना चालू हो जाता है, पूरे देश में ये धरना फैल जाता है। और गांधी जी को अमृतसर से यानी पंजाब से बुलावा आता है। 8 अप्रैल को गांधी जी पंजाब को रवाना हो जाते हैं, पंजाब के लिए रवाना हो जाते हैं ट्रेन से। 8 अप्रैल को गांधी जी जा रहे होते हैं। 8 अप्रैल की बात चल रहा, 1919 का दिमाग में रखिएगा क्योंकि मैंने सन चेंज नहीं किया, केवल डेट बदल रहा हूँ। तो 6 अप्रैल को धरना पूरे देश में चालू है। गांधी जी के आह्वान पे गांधी जी ने कह दिया कि अब होगा काम, तो होने लगा। 8 अप्रैल को गांधी जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, हरियाणा, क्यों, पंजाब जा रहे हैं। और कब जा रहे हैं, 8 अप्रैल को। और अब रास्ते में पलवल स्टेशन पड़ेगा। पलवल कहाँ है, हरियाणा में स्टेशन है ये, इसलिए मेरे मुख से हरियाणा ही निकल आया। और ये जा कहाँ रहे थे, पंजाब। पंजाब से इनको बुलाया गया कि आप आइए, पंजाब की स्थिति देखिए, यहाँ थोड़ी समस्या है। वहाँ से खत लिखे गए और यहाँ पर पहुँचा। गांधी जी ने सोचा कि जब आंदोलन चल रहा है तो क्यों ना मैं इस आंदोलन का हिस्सा तो हूँ, चाहे अपने देश के इस कोने रहूँ चाहे अपने देश के उस कोने। गांधी जी चल पड़ते हैं पंजाब के लिए। रास्ते में पलवल जो कि हरियाणा में है, इस स्टेशन पर गांधी जी को रोक लिया जाता है। यानी जैसे ही वो छुक छुक करते हुए ट्रेन रुकती है, गांधी जी को भी वहीं रोक लिया जाता है और पलवल से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेज दिया जाता है, मुंबई। यह भी प्रश्न एग्जामिनर पूछ चुका है कि गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था। तो गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार करने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया गया था मुंबई। गांधी जी वहाँ जा नहीं पाए। अब जरा ध्यान देना, जब गांधी जी नहीं जा पाते हैं वहाँ पर, आगे 9 अप्रैल आ गया और 9 अप्रैल को सत्य कुचला जाता है। 9 अप्रैल को सत्य कुचला जाता है, ये बात ध्यान देना।
कुचलने का मतलब ये था हमारा सत्यपाल, सत्य हो गया, और किचलू यानी कुचल दिया गया, दोनों के आगे लगा दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू जी को 9 अप्रैल को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन कर रहे थे, ये अभी आंदोलन की भूमिका अदा कर रहे थे। गांधी जी वहाँ नहीं पहुँचे थे, तो ये मान के चलना आदमी शांत थोड़ो बैठ जाएगा। अपने भारत का सबसे बड़ा मुखिया ही गिरफ्तार हो चुका है, तो जनता में आक्रोश की भावना बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। डॉक्टर सत्यपाल, वही मैंने कहा, इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका दे दिया कि सत्य कुचला गया, यानी सत्यपाल और किचलू जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहाँ पर? पंजाब में 9 अप्रैल को। और अब बताना जरा, फिर 2 नेता बड़े गिरफ्तार कर लिए गए अंग्रेजों द्वारा। क्या आप शांत बैठ जाओगे? क्या जो मुहिम छेड़ी है वो रुक जाएगी? जनता और आक्रोशित हो गई। आक्रोशित होने का मतलब ऐसा नहीं क्योंकि गांधी जी के अनुयायी थे, सब गांधी जी के कहने को मानने वाले थे, तो झगड़ा नहीं कर रहे थे, लेकिन और संख्या निकल पड़ी रोडों पर। और 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल देखिए डेट वाइज याद रखिएगा, यानी 19 में बने हुए हैं और 6 से शुरुआत की है। 6 को धरने का आह्वान, 8 अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी, पलवल में मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। 9 अप्रैल की बात, सत्यपाल और किचलू जी को पंजाब में अमृतसर में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 10 अप्रैल को भारी जनसंख्या रोड पर, भारी जनसंख्या कहाँ आ गई? रोड पर आ गई, और कुछ अंग्रेजों द्वारा वाहियात हरकत की गई, गोली चला दी गई, और जिसमें 2 से 4 लोग मारे गए, 2, 4, 6 जो भी आंकड़ा आया उतने लोग मारे गए। अच्छा, जनता तितर बितर हो गई 10 अप्रैल को, लेकिन समस्या इस बात की नहीं कि आपने गोली चला दी, क्योंकि हमें पता है कि आप भागना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप 250 वर्षों से मलाई खा रहे हैं, तो आप इतनी आसानी से भारत से जाने वाले नहीं हैं। आप हमारा शोषण करने कम और हमारे देश की तमाम संपदाओं को लेने आए हैं। अंग्रेज यही तो कर रहे थे, वो अपने भारत का हर वो अच्छा सामान अपने देश लेकर चले जा रहे थे। कोयला उठा ले गए, क्या क्या नहीं ले गए, यहाँ से वो ले जा रहे थे। और 250 वर्षों का वो जो मलाई यहाँ उन्होंने खाया है, अब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, गोली चलाएंगे ही। 10 अप्रैल को गोली चला दिया, लेकिन भारतीयों ने अब ठान लिया था कि पीछे नहीं हटेंगे। अब होता क्या है कि ये लोग संगठन बनाते हैं, सूचना पहुंचाते हैं देश के प्रत्येक कोने कोने तक कि हम लोग 13 अप्रैल के दिन, किस दिन? 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होंगे। 13 अप्रैल 1919, क्योंकि 19, आप ये समझ लीजिए 1919 की ही तो बात कर रहा हूँ कि मैंने डेट बदला ही नहीं है, सॉरी सन बदला नहीं, डेट बदल रहा हूँ। तो 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा होते हैं लोग कहाँ पर? जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग ये कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है? अमृतसर में। इस बात को ध्यान दें, और आप इसे पर्यटन के रूप में जान सकते हैं, यहाँ लोग पर्यटन के रूप में जाते ही हैं। पंजाब, अमृतसर, जालियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 को विशाल जनसंख्या एकत्रित होती है। ये माना जाता है कि यहाँ बहुत लोग आए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा, जिनकी काउंटिंग नहीं की गई थी, कोई गणना नहीं, अनुमान ही है, और अनुमान बहुत ज़्यादा है। ये मान के चलें कि कई हज़ार लोग इसमें शामिल थे, 10,000 के ऊपर तो थे ही थे। इस जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए और इसी बात पर विचार विमर्श किया जा रहा था शांत प्रिय ढंग से, यानी एक बैठक हुई, सब लोग बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं कि अंग्रेज इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, अंग्रेजों से किस तरीके, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, सतपाल जी को, किचलू जी को, अब क्या करें, इस पर विचार विमर्श चल ही रहा था। अचानक जनरल डायर आ जाता है। कौन आ जाता है? जनरल डायर। फिर देखिए, खतरनाक आदमी की रंग ही चेंज करते हैं हम। जनरल डायर, इसकी एंट्री हुई, और जनरल डायर ने आते ही वाकई में उसने मौका दिया 3 मिनट का, कि 3 मिनट के अंदर इस पार्क को खाली कर दिया जाए, अन्यथा, यानी इस बाग को खाली कर दें, अन्यथा गोली चला देंगे। और 3 मिनट पूरा ही नहीं हुआ था, लोग वहाँ से सचमुच हट रहे थे, क्योंकि वो डर रहे थे कि ये सचमुच चला देंगे। लोग वहाँ से हट रहे थे क्योंकि उन्हें अहिंसा बिल्कुल नहीं करना था, उन्हें हिंसा बिल्कुल नहीं करना था, वो अहिंसावादी थे। सारे लोग आराम से निकलना चाह रहे थे, लेकिन 3 मिनट के पहले ही, 3 मिनट के पहले ही जनरल डायर ने आदेश कर दिया गोलियां चलाने की, और गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कारतूस ख़त्म नहीं हो गए, और खून के छींटे उड़ते रहे, लाशें गिरती रहीं। हमारे भारत का नहीं, ये पूरे देश का एक बहुत बड़ा काला अध्याय बन के रह गया। तमाम लाशें ज़मीन पर बिछ गईं। सोचना जरा, अगर आप भारतवासी हैं तो सच में आपको दर्द होगा इस बात को सुन करके कि इतनी इतनी लाशें अगर
ज़मीन पर गिर जाएं और कोई ऐसा दिन हो कि कोई एक आदमी इस तरीके की प्रताड़ना करे और गोली चलाने का आदेश दे दे। चला दिया गोली लोगों ने। जनरल डायर ने कहा कि इन पर गोली चला दो, चला दिया इन लोगों ने। और मारे गए कितने लोग, सोचना जरा, मारे गए लोग, कांग्रेस ने बताया कि 1300 लोग मारे गए। अद्भुत जनसंख्या चली गई, 1300 लोगों की लाश, अगर ये सही आंकड़ा है तो 1300 लोग, सोचना, वहाँ मर गए। लोग बताते हैं वहाँ पर एक कुआं था, लोग उसमें भाग रहे, अपनी जान बचा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर जा रहे हैं और ऐसे मर जा रहे हैं। और आज भी वहाँ दीवारों पर गोलियों के निशान बने हुए हैं जो जनरल डायर ने चलवाए थे। मुझे तो इससे, इस आदमी से सच में अंतिम सांस तक घृणा है और हमारे हर भारतवासी को घृणा है इस व्यक्ति से, जनरल डायर से। इसने गोली चलवाई, 1300 लोग मारे गए। इससे बताने वाला कौन था, ये किसने कहा? कांग्रेस कमेटी ने कहा कि 1300 लोग मारे गए, इसकी पुष्टि की। लेकिन जनरल डायर की जो कमेटी थी उसने कहा नहीं नहीं, इतने लोग नहीं मारे गए हैं और सच में केवल 379 लोग मारे गए हैं। ये जनरल डायर के अनुसार था। कम बताएंगे। ये हंटर आयोग का गठन हुआ था, आपको पता है। हंटर आयोग में 5 अंग्रेजी थे और 3 ही भारतीय थे, तो इनका ज़्यादा चल रहा था। ये अपने हिसाब से कानून बना रहे थे और अपने हिसाब से उसका लेखा जोखा तैयार कर रहे थे। इन्होंने कह दिया कि जहाँ पर 1300 लोग मारे गए हैं, जहाँ पर दुख की घड़ी है, कितने इतने ज़्यादा जनसंख्या हमारी मर गई और इस अंधाधुंध गोली चला दिया और हर भारतवासी की आंखें आज नम हो जाएंगी। हर उस हमारे चैनल पे बैठे हुए हर उस बच्चे की आंखें आज नम हो जाएंगी, क्योंकि ये अगर कहानी आपके सामने सचमुच अगर आप इसे तहे दिल से समझ रहे हैं तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जनरल डायर की वो गोलियां आपके कानों में आज भी गूंजेंगी। आज भी आज अपने सर जाओगे तो आपकी आंखों में वो आंसू टपक ही जाएंगे, क्योंकि वो घटना, वो परिदृश्य कोई भी देख करके नज़ारा भूल नहीं सकता है कि जनरल डायर ने कहा कि 3 मिनट का समय है और ये 2 मिनट के बाद ही गोली चलवाना शुरू कर देता है और 1300 लोग मारे जाते हैं। कोई कहीं गिरता, कोई कहीं गिरता है और ये गोलियां तब तक चलती हैं जब तक कारतूस ख़त्म नहीं हो जाता है। कारतूस जब ख़त्म हुआ है तो गोली अपने आप रुक गई है और तब तक ये मारा गया। और जनरल डायर की जो कमेटी, जिसे हंटर आयोग हमने बोला, उसने कहा कि 379 लोग ही मारे गए थे, जबकि कांग्रेस कमेटी ने कहा नहीं, अंग्रेज झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर 1300 लोगों की जान गई है। तो मेरे हिसाब से ये आंकड़ा सही है। ये तो पूरी तरीके से फाल्टी है और झूठ ही बोल रहा है। दुख और घृणा की बात तो इसके साथ है ही। अब मैं जन्म जन्मांतर इससे घृणा करूँगा क्यों, और अंग्रेज से घृणा हो जाएगी क्यों? क्योंकि अंग्रेज ने अब देखो क्या कहा। जहाँ जनरल डायर के इस घिनौने कृत्य को गांधी जी ने हिमालय से भी बड़ी गलती कहा। गांधी जी ने कहा ये हिमालय से भी बड़ी गलती है, जो जनरल डायर ने किया है हिमालय से भी बड़ी गलती है। ये बात किसने बोल दिया? गांधी जी ने कहा ये हिमालय से भी बड़ी गलती है। लेकिन सोचना जरा, इंग्लैंड वालों ने क्या कहा? इंग्लैंड में जनरल डायर को कहा गया ब्रिटेन का शेर। क्या कहा गया? ब्रिटेन का शेर। यानी इतना गलत घिनौना काम करने के बाद इसे उपाधि दी जाती है इंग्लैंड में और इसे कहा जाता है कि ये ब्रिटेन का शेर है, ब्रिटेन का शेर है। और हमारे गांधी जी ने इसे कहा कि इस व्यक्ति ने हिमालय से भी बड़ी गलती की है। सच में इससे बड़ी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। इतिहास में इससे दर्दनाक हादसा मेरे समझ से कोई दिखता ही नहीं है। मतलब बेवजह किसी व्यक्तियों पर जो आपके साथ कोई भी प्रकार का विद्रोह नहीं कर रहे हैं, शांत प्रिय ढंग से बैठे हुए हैं, सुलह समझौता के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप उस पर अंधाधुंध गोली चलवाते हैं। ये हुआ। अब जरा ध्यान दें तो हिमालय से भी बड़ी गलती कहा और आक्रोश की भावना पूरे भारत में दुख की घड़ी है। और इसी समय रविंद्रनाथ ठाकुर यानी टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। नाइटहुड की उपाधि, इसे भी अंग्रेजों ने दिया था, नाइटहुड इन्हें उपाधि के रूप में मिला था, तो उस सम्मान को इन्होंने वापस कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए आपका दिया हुआ कोई भी सम्मान। अब ज़रा ध्यान देना, महात्मा गांधी जी ने क्या किया? महात्मा गांधी जी ने भी अपना सम्मान लौटा दिया। कौन सा? जो अंग्रेजों ने दिया था, केसरिए हिंद का। गांधी जी ने कहा मुझे भी आपका कोई सम्मान नहीं चाहिए, मैं इस बात से अब आपके साथ नहीं रह सकता, यानी आपका सम्मान मुझे नहीं चाहिए। शंकर नारायण जी ने वायसराय कमेटी से अपना मुंह मोड़ लिया, वायसराय कमेटी से इस्तीफा दे दिया। ये उसके बहुत बड़े, वायसराय कमेटी में रहना वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो वायसराय कमेटी में ये एक पद पर थे शंकर नारायण जी। ये दुख की घड़ी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए
और इस दुख की घड़ी में ये अपना अपना इस्तीफा देते चले गए और अपनी तमाम सम्मान को वापस कर दिया। तो मुझे गर्व के साथ इनका नमन करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। और गांधी जी की जयंती के साथ साथ आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी नमन करें, महात्मा गांधी जी को तो नमन कर ही रहे हैं, शंकर नारायण जी को भी नमन करें, क्योंकि इन लोगों ने इस दुख की घड़ी में अपने तमाम उपाधियों को छोड़ते हुए चले गए कि मुझे ना केसर हिंद चाहिए, मुझे ना नाइटहुड चाहिए और मुझे वायसराय कमेटी में भी नहीं रहना है, ये शंकर नारायण जी ने बोला और इस्तीफा दे दिया। ये घटना हुई तो एक बहुत बड़ी गलती, एक बहुत बड़ा कारनामा अंग्रेज़ों के सामने ये अंग्रेज़ों ने करके दिया और जिसका नतीजा ये आपके सामने है। और हमारे दुख की घड़ी में और विवशता की घड़ी में भारत ने ये समय झेला हुआ है। और अब ज़रा ध्यान दें, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये मान के चलूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब महत्वपूर्ण घटना आपके सामने हमने रख दिया है और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें गांधी जी के बारे में समझ लेते हैं और जान लेते हैं। सच पूछो तो गांधी जी ने अब आंदोलन शुरू कर दिया तो अब वो रुकेंगे नहीं। और उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, नाम से ही स्पष्ट है कि असहयोग करना है, यानी अब उनका सहयोग नहीं करना है। किसका? अंग्रेज़ों का। 1920 में असहयोग आंदोलन क्यों आया? क्योंकि वो रौलेट एक्ट आया, क्योंकि वो जलियांवाला भीषण हत्याकांड हुआ, इसकी वजह से ये काम हुआ। असहयोग आंदोलन यह भी शांत प्रिय ढंग से होगा, गांधी जी ने ये बात बोली। गांधी जी ने कहा किसी प्रकार की हिंसा का रास्ता हम लोग नहीं अपनाएंगे, हम लोग अहिंसा के मार्ग पर चल करके देश को आज़ाद कराएंगे। और असहयोग आंदोलन छेड़ दिया इन्होंने। ये आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच भाई हर जगह आक्रोश की भावना है। इतने इतने लोग मारे गए हैं, वो दर्दनाक हादसा हुआ है, तो कोई हिंसात्मक और कोई गैर हिंसात्मक हो सकता है। और 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है। चौरा चौरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहाँ? गोरखपुर, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मठ रहा, जहाँ वो वहाँ है। चौरा चौरी कांड हो जाता है। चौरा चौरी कांड में हुआ क्या था कि कुछ भारतीय, आक्रोशित भारतीय, उस दर्दनाक हादसा को ना सहन कर पाने वाले भारतीय, मैं इनको भी सत सत नमन करता हूँ, मैं कतई इस बात को बुरा नहीं कह सकता। चौरा चौरी कांड को भी मैं सत सत नमन करता हूँ, इसको करने वाले उन लोगों को भी नमन करता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि चौरा चौरी कांड में हुआ क्या? चौरा चौरी कांड में एक पुलिस चौकी थी, यहाँ इसी स्थान पर चौरा चौरी पर एक पुलिस चौकी है और इसमें 15 से भी अधिक, शायद कुछ ऐसे ही था, 15 से भी अधिक या समथिंग ऐसे ही कुछ है आंकड़ा, इसमें सिपाही बैठे हुए थे। बाहर से कुछ भारतीय आते हैं, आक्रोशित भारतीय जो आंदोलनकारी थे वो आते हैं, लेकिन ये अहिंसात्मक वाले नहीं थे, ये हिंसात्मक थे। ये आकर के दरवाज़ा बंद कर देते हैं चारों तरफ से, यानी हर वो खिड़की, हर वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और इसके बाद पेट्रोल डाल करके पूरी चौकी को आग लगा दिया जाता है। यानी ये सारे अंग्रेज इसमें मारे जाते हैं, सारे अंग्रेज़ों को जला दिया जाता है। तो यह भी एक भीषण कांड था और इस कांड को देख करके गांधी जी ने अपना इरादा बदल दिया। गांधी जी ने कहा कि ये काम गलत कर रहे हैं हम, और ऐसा करने से हम अंग्रेज़ों से जीत नहीं पाएंगे, हम अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ करके जीत नहीं पाएंगे, ऐसा उनका मानना था। और उन्होंने अपना 1920 वाला ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कब? 1922 में। क्यों? क्योंकि चौरा चौरी कांड हो गया इसलिए। तो पूछा जाएगा ना फिर असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया? क्योंकि चौरा चौरी कांड जो कि हिंसात्मक रूप धारण कर चुका था, इस वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसका बहुत जगह विरोध हुआ, बहुत जगह समर्थन भी हुआ। बहुत लोगों ने ये कहा कि गांधी जी गलत कर रहे हैं, बहुत लोगों ने ये कहा कि गांधी जी सही कर रहे हैं। चलिए ठीक है, सही गलत का पर्याय हम लोग नहीं निकालेंगे, हम लोग बस इतना जानेंगे कि जो कुछ भी किया इन लोगों ने, हम लोगों के लिए बहुत किया है, अद्भुत किया है। आज हम कम से कम आज़ाद तो हैं, आज हम कम से कम अपनी बात रखने की जिम्मेदारी तो रख पा रहे हैं। कल को तो ऐसा, अगर हम उस समय में होते, 1947-48 के पहले जो जीवन काल था उस समय पैदा हुए होते, तो शायद हम लोग भी इस विडंबना से गुजर चुके होते। अब जरा ध्यान दें, अगर ये क्लियर हो गई इतनी बातें, तो अब महत्वपूर्ण आंदोलन की चर्चा मैं कर ही रहा हूँ तो थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। 1930 में गांधी जी ने नमक आंदोलन किया था, क्योंकि नमक पर भी कर लगा दिया था किसने? अंग्रेज़ों ने। तो गांधी जी ने दांडी मार्च निकाल दिया 1930 में, नमक आंदोलन किया।
क्लियर है बात ना। गांधी जी ने नमक आंदोलन किया और उसको भी अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा, उस आंदोलन पे भी अंग्रेज को झुकना पड़ा 1930 में। और गांधी जी का महत्वपूर्ण आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी इतने लोकप्रिय हो गए थे इस समय क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे और गांधी जी वाकई में सबसे लोकप्रिय नेता उस समय के थे। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, भारत के दिलों में राज करने वाले गांधी जी। और आज भी हर भारतीयों के दिल में है गांधी जी। हर स्वच्छता स्लोगन पर गांधी जी, हर अच्छे अच्छे क्रियाकलापों पर गांधी जी। आप देखिए जो स्वच्छता स्लोगन आज भी भारत का है, स्वच्छ देश, जो उद्देश्य है, जो लिखा गया है प्लास्टिक से निजात पाने के लिए, जहाँ जहाँ ये स्लोगन बनाए गए हर जगह आप देखिए गांधी जी का ही फोटो आप पाएंगे। तो गांधी जी आज भी हर भारतीयों के दिल में है, हर भारतीयों के जगह है। और देखिएगा बापू, बापू किसने कहा इन्हें? बापू कहा सरोजनी नायडू जी ने, सरोजनी नायडू जी ने इन्हें बापू कहा था। इस बात को ध्यान दें, इसे उपाधि मान के चलें। और राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र जी ने। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में कहा था और एक रेडियो चैनल के माध्यम से। राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस जी ने। और मलंग बाबा किसने कहा था? मलंग बाबा, मलंग बाबा कहा था इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इन्हें मलंग बाबा कहा। क्लियर है ना? खान अब्दुल गफ्फार खान ने इन्हें मलंग बाबा कहा। और देशद्रोही किसने कहा था इन्हें? देशद्रोही, ये बात बोली थी चर्चिल ने। देशद्रोही चर्चिल ने कहा, गांधी जी को देशद्रोही बोला चर्चिल ने। और अर्धनंगा फकीर बोला था फ्रैंक मोरिस ने। कहा जाता है एक बार गांधी जी अर्धनंगा फकीर, इसकी कहानी थोड़ी सी है। फ्रैंक मोरिस ने, गांधी जी गए थे इंग्लैंड और वकालत करके बाहर निकल रहे थे, तो फ्रैंक मोरिस ने कहा कि आप आवश्यकता से कहीं कम तो कपड़ा नहीं पहने हैं। तो गांधी जी ने उसको जवाब दिया था कि आवश्यकता से कम कपड़ा हम नहीं पहने हैं और तुम इतना कपड़ा पहने हो कि 2 से 3 लोग उतना कपड़ा पहन सकते हैं। तो उनका जवाब था, उनका मानना था कि कपड़ों की भी बचत करनी है और भी लोग हैं। तो अर्धनंगा फकीर किसने कहा? फ्रैंक मोरिस ने। चर्चिल ने देशद्रोही कहा। ये क्लियर बात होगी, कोई दिक्कत अब आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं मान के चलूँ। बाकी आपको पता ही दिया महात्मा किसने कहा था, वो बात हमने बोल दिया था पहले ही। केसर ये हिंदी की उपाधि किसने दी, इस बात की भी जानकारी आपको मिल चुकी है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप याद रखिएगा। गांधी जी इतने फेमस थे कि लोग इनको अलग अलग नामों से जान रहे थे। बापू कह रहा था कोई, राष्ट्रपिता कोई कह रहा था, कोई मलंग बाबा कह रहा था। ये तो फिर कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि अब ये तो विरोधी हैं। देशद्रोही कहा इन्होंने, अर्धनंगा फकीर कहा इन्होंने। तो इनकी बात भी याद रखेंगे बहरहाल हम कि कौन क्या कह रहा है। आगे समझिएगा, इतनी बातें हो जाने के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन हो जाने के बाद 1942 में, और वो दिन आ ही गया। कौन सा दिन? 14 अगस्त 1947 का। अभी यहीं बने रहेंगे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया, यानी पाक को अलग कर दिया गया। कहाँ से? भारत से। तो इसीलिए पाकिस्तान अपनी आज़ादी कब मनाता है? 14 अगस्त को। और 15 अगस्त 1947 को आप आज़ाद हो गए। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। वो दिन आ गया, गांधी जी जीवित हैं और भारत आज़ाद हो गया है। ठीक, अब जरा ध्यान देना। तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने इस महान आत्मा को, महात्मा नाथूराम गोडसे ने 1948 में गांधी जी को गोली मार दी। 3 गोली मारी इन्हें। गांधी जी को गोली मार दिया और इनकी मौत हो जाती है। और कहा यह जाता है कि नाथूराम गोडसे ने गोली क्यों मारी, उसका एक कारण यही था कि जब भारत और पाक का विभाजन हुआ तो गांधी जी ज़मीन तो दे ही दिए, साथ ही साथ जनवरी से लेकर के अगस्त तक का जो कर बनता था वो 5 करोड़ रुपया भी पाकिस्तान को दे दिया। इसी बात से चिढ़ थी नाथूराम गोडसे को और इसने गोली मार दी महात्मा गांधी जी को। तो हमारे बीच हमारे राष्ट्रपिता नहीं रहे, हमारे बीच हमारे बापू नहीं रहे, हमारे बीच हमारा ये मलंग बाबा नहीं रहा और वो नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया। लेकिन हमें
आज़ाद करके ये चले गए। आज़ादी दिला दी हमें इस बाबा ने, आज़ादी दिला दी हमें इस बापू ने, आज़ादी दिला दी हमें इस अपने राष्ट्रपिता ने। ये सारा काम हुआ 15 भारत छोड़ दिया अंग्रेज़ों ने। और सच में पता नहीं क्यों लोग कहते हैं, सच में पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मैं तहे दिल से और पूरे मन से कहता हूं कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। ये क्लियर बात है। और आज से आप भी, मैं मान के चलूं कि आज से ये सारे क्रियाकलाप गांधी जी के देख लेने के बाद, ये उनकी हत्या तक का जो कुछ भी मसला आपके सामने मैंने रखा, ये सारी कहानी जानने के बाद आपको भी दुख होगा। लेकिन हम अपनी इस महान आत्मा को याद कर रहे हैं। आज हम अपने गांधी जी की जयंती मना रहे हैं और हम इन्हें सत सत बार बार नमन करते हैं। और ये बार बार हम कहेंगे कि जो भी काम, जो भी क्रियाकलाप इनका हुआ अद्भुत था। इन्होंने पूरे देशवासी को अपने इस कार्यों से एक अमिट छाप छोड़ करके हर भारतीयों के दिल में चले गए। और हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने देशवासियों के माध्यम से गांधी जी को नमन करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं बता दूँ, अद्भुत है ये, गांधी जी का जन्म, गांधी का जन्म शुक्रवार को हुआ। भारत को आज़ादी शुक्रवार को मिली। भारत आज़ाद कब हुआ? शुक्रवार को। और गांधी की मृत्यु कब हुई? तो शुक्रवार को। है ना अद्भुत संयोग ये। कौन कहता है कि इरादों में जान नहीं होती? कौन कहता है कि इरादों में जान नहीं होती? हर वो बात यकीनन बदल जाता है जब वास्तविकता से आपका सामना होता है। यहाँ जरा आप ध्यान दें कि गांधी का जन्म हुआ शुक्रवार को और भारत आपका आज़ाद हुआ शुक्रवार को। और गांधी जी की मृत्यु भी कब हो गई है? शुक्रवार को। ये अद्भुत चीज़ आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया। वो सारी बातें मैं मान के चलूँ आपको अच्छे ढंग से मैं गांधी जी के बारे में बता पाया हूँ। और मैं अपने चैनल के माध्यम से पुनः गांधी जी को सत सत नमन करते हुए, अपने उन तमाम देशवासियों को सत सत नमन करते हुए जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, जिन्होंने 250 वर्षों का वो मिथक तोड़ा, जिन्होंने 250 वर्षों की उस तानाशाही से हमें मुक्त कराया, हमारे पूर्वजों को उससे छुड़ाया, उस असहनीय कष्ट और पीड़ा से हमें निजात दिलाया, जिसके माध्यम से आज हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। ऐसे पुण्य आत्मा को सत सत नमन। और आप भी नमन करें। और मिलते हैं आपसे बाद में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।